तीसरी उसमें खुशखबरी ये है कि बंदा ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकता है। पहले जर्मनी में आपको नेशनलिटी लेने के लिए अपनी जो भी प्रीवियस नेशनलिटी थी उसे स्किप करना पड़ता था, उसे गिव अप करना पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जर्मनी में न्यू नेशनलिटी पास तो हो गया है पार्लियामेंट से और अब वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है। विद इन कपल ऑफ वीक्स वो अप्रूव हो जाएगा और उसके मुताबिक जर्मनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से और आसान कंडीशंस के ऊपर नेशनलिटी मिलेगी लोगों को। वो लॉ क्या है, उसकी कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं, किन किन लोगों को नेशनलिटी मिलेगी, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, और ऐसे वो लोग जो जर्मनी में सोशल हेल्प पे रह रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पे रह रहे हैं, क्या उनको भी नेशनलिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। और इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे इसमें 2 टिप्स हैं जो मैं इसी वीडियो में मेंशन करूँगा। तो अगर ये आप सब जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून जी। तो फर्दर डिटेल को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लॉ पास हो गया है नेशनलिटी का। उसके मुताबिक 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट तरह के लोगों को नेशनलिटी आसानी से मिलेगी। एक वो लोग हैं जो जर्मन नेशनलिटी के लिए 5 साल के बाद अप्लाई करेंगे, यानी कि उनका जर्मनी में जो वैलिड स्टे है वो 5 साल का है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगी कि लोग 3 साल के स्टे के बाद भी जर्मनी में नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए कंडीशन थोड़ी सी टफ़ है लेकिन पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं। तीसरी उसमें टाइप ये है कि वो लोग जो जर्मनी में एज ए गेस्ट वर्कर आए थे डेकेड्स बिफोर, वो कोई हाई क्वालिफाइड पर्सन नहीं थे लेकिन वो डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या और बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस में काम करते थे। तो चूँकि उनके पास कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं होती, लेकिन वो भी जर्मन नेशनलिटी अब अप्लाई कर सकेगी क्योंकि पहले वो लोग चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते थे तो जर्मन जो इंटीग्रेशन कोर्स है वो पास नहीं कर पाते थे या लैंग्वेज कोर्स पास नहीं कर पाते थे। वो कैसे ही नेशनलिटी ले पाएंगे। और उसके अलावा चौथी टाइप ये है कि अगर आप सोशल हेल्प पे रह रहे हो या अगर आप स्पाउसेस पे रह रहे हो तो वो कैसे होंगे। सबसे पहले ना डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। वो मोरलेस मेरा ख्याल है सभी के लिए डॉक्यूमेंट सेम है। जो 1-2 टाइप्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो डिफरेंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वैलिड सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जब मैं वैलिड स्टे की बात करूंगा इस पूरी वीडियो में तो उसका मतलब ये है कि बंदे की अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या दूसरे प्रोफेशंस आते हैं तो उनको सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें रूम नहीं मिलता या अपार्टमेंट नहीं मिलता, तो फिर वो टेम्परेरी किसी और जगह पे रह तो रहे होते हैं लेकिन सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। तो ऐसा जो भी टाइम पीरियड होगा वो फिर काउंट नहीं होगा क्योंकि आपने अपना सारे का सारा टाइम 5 साल का या 3 साल का या जितना भी स्टे है आपका वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव करना है कि आपका वो वैलिड स्टे था। 5 साल की सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको या 3 साल की चाहिए अगर आप 3 साल बाद अप्लाई कर रहे हो। और आपको जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए B1 का अगर आप 5 साल बाद अप्लाई कर रहे हो। B1 सर्टिफिकेट हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लैंग्वेज बंदा आसानी से कर लेता है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस को जानता हूँ जो लोगों ने 6 महीनों में ही B1 सर्टिफिकेट पास कर लिया था, एग्ज़ाम पास कर लिया था। और इंटीग्रेशन कोर्स भी होता है। इंटीग्रेशन कोर्स होता है एक्चुअली वो तकरीबन 300 के करीब क्वेश्चंस हैं जर्मन हिस्ट्री के ऊपर, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर और कुछ वर्ल्ड वॉर के ऊपर। उनको बंदे ने थोड़ा सा गो थ्रू करना होता है, 2-4 बार बंदा उनको गो थ्रू करे तो वो याद हो जाते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपने वो सवाल पूछा हुआ है तो उसमें से एक जो राइट आंसर है वो चूज़ करना है। कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि बंदे को इंटीग्रेशन कोर्स के लिए क्लासेस भी यहाँ पे अटेंड करनी पड़ती हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की भी बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है उसके मुताबिक वो चूज़ करते हैं। लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। तक आप देखते नहीं हो, स्टार्ट नहीं करते तो सुनने में मुश्किल लगता है, अदरवाइज़ वो बहुत आसान है, चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। 4th उसके लिए रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की कि आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है। तो जो आपकी होगी सैलरी स्लिप होगी वो काउंट हो जाएगी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा वो काउंट हो जाएगा। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो बर्थ सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए एक्चुअली। उसकी फिर ट्रांसलेशन आपने करवानी है। फ़र्ज़ करें स्पाउस हैं या आपका कोई माइनर है, चाइल्ड है जिसकी आपने नेशनलिटी साथ अप्लाई करनी है तो फिर उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट और इसी तरह उनके भी पासपोर्ट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप बेशक 5 साल बाद अप्लाई कर रहे हैं, 3 साल बाद अप्लाई कर रहे हैं या चाहे जो होस्ट वर्कर हैं वो कोई अप्लाई कर रहा है। होस्ट वर्कर के केस में 1-2 रिलैक्सेशन उन्होंने रखी हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ, जो 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करनी है और जो 3 साल के बाद अप्लाई करनी है उसमें एक मेजर डिफरेंस है। क्योंकि 5 साल बाद तो जो अप्लाई करना है वो B1 सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, लेकिन अगर आपने 3 साल बाद अप्लाई करनी है तो वो पॉसिबल है। उसकी फिर 2 कंडीशंस हैं और वो 2 कंडीशंस ये हैं कि या तो अगर आप स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी में या स्कूल में वेयर एवर तो आपने बताना है अपने रिज़ल्ट कार्ड से कि आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी थी। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो सर्टिफिकेट इस तरह का कुछ बन सकता है आपके एम्प्लॉय की तरफ से।
साबित ये करना है जी कि आपने सिस्टम में वेल इंटीग्रेटेड हो चुके हो और आपकी ख़ास तौर पे जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और उसके लिए फिर आपको C1 लेवल का सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम पास करना है और C1 पास सबमिट करवाना है। जो नेशनलिटी नया लॉ पास हुआ है जर्मनी में, उसमें 5 साल और 3 साल वाली जो कंडीशंस हैं कि ये फुलफ़िल करता है बंदा तो बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। तीसरी उसमें खुशखबरी ये है कि बंदा ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकता है। पहले जर्मनी में आपको नेशनलिटी लेने के लिए अपनी जो भी प्रीवियस नेशनलिटी थी उसे स्किप करना पड़ता था, उसे गिव अप करना पड़ता था, लेकिन नए लॉ के मुताबिक अब वो नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, एक तो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और दूसरा ये कि आप अपना प्रीवियस कंट्री का जो भी आपका ओरिजिन है वो पासपोर्ट अपने पास रख सकते हो। इसमें उससे भी बढ़ के ज़्यादा खुशखबरी ये है कि जर्मनी ने ये भी अलाउ कर दिया है अगर आपके पास जर्मन नेशनलिटी है तो फिर आप और भी अगर कोई नेशनलिटी लेना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले जर्मनी में ड्यूल नेशनलिटी एक तो एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ड्यूल नेशनलिटी एक्सेप्ट होती थी कि इसमें पहले रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी जर्मन गवर्नमेंट से या ऑफिशियल से। मैं जर्मनी में ऐसे काफ़ी पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो जर्मन नेशनल हैं, उन लोगों ने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ दी थी। तो ये कम अज़ कम उनके लिए खुशखबरी है जो सोचा करते थे जी कि हम पाकिस्तानी नेशनलिटी अगर होती है हमारे पास और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चांस होगा हर उस बंदे के लिए जो नेशनलिटी अप्लाई करना चाहता है या वापस अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी लेना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो डॉक्यूमेंट मैंने रीड किया है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, उस पर असाइलम सीकर्स के मुतल्लिक चीज़ें नहीं थी। हाँ, लेकिन जो गेस्ट वर्कर यहाँ पर जर्मनी में आते थे, यानी कि डेकेड्स बिफोर जो यहाँ आए और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया और किसी भी वजह से वो जर्मन नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सके, फॉर एग्जांपल उनसे जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है वो पास नहीं होता था या इंटीग्रेशन कोर्स पास नहीं होता था, तो वो नेशनलिटी नहीं ले सकते थे। उनके लिए खुशखबरी ये है कि हाँ, अब उनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इंटीग्रेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों ने अपनी स्पोकन जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है वो साबित करनी है कि वो कम से कम B1 लेवल तक हैं। सिर्फ स्पोकन उन लोगों ने जाके इंटरव्यू देना है या बात करनी है वीज़ा ऑफिसर से, या जो नेशनलिटी जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ उनसे जो भी डिस्कशन होगी वो स्पोकन अगर प्रूव कर लेंगे कि हाँ उन्हें आती है लैंग्वेज तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो जो मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि टिप आपसे शेयर करूँगा, और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जर्मनी में जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं या तो ऐसे केसेस हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस ऐसे बहुत सारे सुनने में आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पे पोस्ट आती हैं या और डिफरेंट मीन्स से बंदा जब किसी से बात कर रहा होता है तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, सुनने को मिलता है। उस केस में क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें किसी के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं या 5 साल मुकम्मल हो गए हैं तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे उसने अपनी जॉब लूज़ कर दी है, तो क्या फिर वो ये नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा? उसके लिए अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है कि हर वो बंदा जिसने पिछले 2 साल में से 20 महीने कम से कम उसने काम किया हो तो फिर वो एलिजिबल है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। फिर वो जारी बात है किस कैटेगरी में आता है, 3 साल वाली में आता है या 5 साल वाली में आता है, वो डिपेंडिंग अपॉन जो भी सूट करेगी वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर मुकम्मल बंदा सोशल हेल्प पे रह रहा है जर्मन गवर्नमेंट की तो वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसे इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ फाइनेंस शो करने हैं, साबित करने हैं। इस केस में भी वैसे मेरे ज़हन में एक और सवाल आया कि जब जर्मन नेशनलिटी आप अप्लाई कर देते हो तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, और जब वो आपको रिप्लाई करते हैं ना दोबारा जी कि आगे अब हमें दोबारा मिलें 3 महीने 6 महीने बाद या कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, तो फिर वो आपसे कहेंगे जी कि अगर आपके पास जॉब तब तक है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप प्रोसेस तो स्टार्ट कर लोगे, अगर खुदा न खासा आपकी जॉब चलेगी ये लास्ट मोमेंट पे, लेकिन उसके विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको दोबारा एक नई जॉब ढूंढनी भी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो क्वाइट पॉसिबल आपका प्रोसेस स्टॉप कर दें या पॉज कर दें। आई डोंट नो, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि मेरा ख्याल है बंदे को विद इन कपल ऑफ मंथ्स या विद इन ड्यू टाइम उसको अपनी जॉब दोबारा रिज्यूम करनी पड़ेगी। किसी न किसी नई जगह पे कोई नया प्रोफेशन ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, कम अज़ कम उसको अपने फाइनेंसेस अपने मीन्स बताने पड़ेंगे जी वो कैसे सारे अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा। एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी अब मैं बताता हूँ पाकिस्तानियों के लिए टिप। आप जब मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे तो उसमें मैंने बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन किया है या मैरिज सर्टिफिकेट मेंशन किया है। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन सब की जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है। तो उसमें आसान बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से ट्रांसलेशन करवा के आएँ और उसको नोटरी पब्लिक वहाँ पर है उससे अटैच करवा लें, क्योंकि अगर आप यहाँ जर्मनी से करवाएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से करवाएंगे, मुझे पाकिस्तान का पता है कि कराची से मैंने सुना है बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर्स हैं जो ट्रांसलेशन सेंटर्स हैं वो कर लेते हैं, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है। उसके अलावा और किस किस सिटी में पाकिस्तान में ट्रांसलेशन सेंटर्स हैं या लैंग्वेज सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं, वो मुझे आप बताना कमेंट्स में। मुल्तान में है या नहीं है, फैसलाबाद में या और बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में, वो आप मुझे कमेंट्स में लिखना, और ये भी बताना कि क्या प्राइस वो चार्ज करते हैं।
मैंने जो एक रीसेंट केस देखा है जिसने इंग्लिश से जर्मन ट्रांसलेशन करवाई है, A4 पेज था उसका, और आई गेस उसके ऊपर कोई समवेयर अराउंड 1000 होंगे वर्ड्स होंगे या 1100 हो गए, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता, लेकिन वो 1 पेज था डॉक्यूमेंट। तो उसके पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ चार्ज किए थे 1500 रुपये। अब 1500 रुपये पाकिस्तान यहाँ पे 5 यूरो बनते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट करवाओगे, ट्रांसलेट करवाओगे, तो इजीली आपको 25 से 30 यूरो लग जाएंगे। तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरी टिप है, जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे स्टूडेंट हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से ट्रांसलेट करवा लेना, वो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि लाजमी है, और अगर किसी के केस में मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो जो नादरा वाला 1 पेज मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है उसे भी आपने ट्रांसलेट करवा लेना है। और अगर आपके बच्चे हैं साथ तो वो भी आपने कोशिश करनी है पाकिस्तान से उनके बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवा लें, ताकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम 1 साइड तो आपका खर्चा ये बच जाए ना। और दूसरी एक और छोटी सी स्मॉल टिप मेरी तरफ से ये है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, कोशिश करें वो वहाँ से लैंग्वेज कोर्स करें। अब तो हर सिटी में यार, फैसलाबाद में या बड़े सिटी में से पहले भी अवेलेबल थे, लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं या दूसरे डिपार्टमेंट डिफरेंट, तो वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वहाँ से भी जो पाकिस्तान से होते हैं वो टेस्ट ड्राइव करवाते हैं, ये गोथे का टेस्ट लेते हैं। पाकिस्तान से कर लेना, अपना टाइम को यूटिलाइज़ करना, ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आके टाइम कंज्यूम करना आपको टफ़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ज़्यादा फास्ट है, तेज़ है, बहुत सारे काम खुद करने पड़ते, तो बंदा फिर लैंग्वेज कोर्स को डिले कर लेता है, जो कि एट दी एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो पाकिस्तान में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। मैंने दोनों ज़िंदगी देखी हुई है, पाकिस्तान की और यहाँ की, और मुझे इसलिए पता है कि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पे टाइम कम होता है। पाकिस्तान में रिलेटिवली टाइम बंदे के पास ज़्यादा होता है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर काम करने की आदत नहीं होती, शायद ये मुस्लिम मसाइल हैं। लेकिन दो मेरी तरफ से टिप्स थी कि अगर आप लोग ये अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ जमी हुई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।